यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट फोर्थ यूनिट का बी पार्ट, इसको हम एसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आपको इसको समझाते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, इट इज अ करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूअसली विद टाइम एंड हुज डायरेक्शन इज रिवर्स पीरियोडिकली। यानी क्या कहता है हमारे पास, ये वो करंट होता है जो हमारे पास अल्टरनेट चेंज होता है, पीरियोडिकली अल्टरनेट चेंज होता है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। देखो ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, यहां से हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड यहां से कम था, धीरे धीरे बढ़ा, मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो आया, फिर नेगेटिव में चला गया, और रिवर्स पीरियोडिकली भी होता है। तो इस करंट को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट। ये हमारे पास टाइम, ये हमारे पास वोल्टेज और करंट है इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। तो ये जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूं तो वोल्टेज रिप्रेजेंट की जाती है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, यहां लिख लेते हैं इधर, जैसे साइन में हमने इसका यूज किया, ऐसे ही कॉस से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो साइन में कॉस में दोनों में यूज करते हैं। सिमिलरली करंट को भी हम यूज करते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो साइन और कॉस से क्यों हम इसको यूज करते हैं, तो देखो ये -1 0 एंड ये +1, केवल साइन और कॉस दो ही ऐसे फंक्शन है जिसमें हमारी जो वैल्यू -1 से +1 तक वेरी करती है। जनरली जो हम यूज करते हैं यहां पर साइन ओमेगा टी यूज करते हैं, कॉस ओमेगा टी भी हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ओमेगा को आपको बता देते हैं, या पहले आई नॉट देखो, आई नॉट जो है वो हमारे पास बच्चों मैक्सिमम करंट होता है, मैक्सिमम करंट, और पीक करंट भी कहते हैं इसको, पीक करंट। तो ये जो करंट होगा यहां और यहां, ये आई नॉट, और ईएमएफ की बात करें तो मैक्सिमम ईएमएफ या मैक्सिमम पीक ईएमएफ होगा। ओमेगा की मैं बात करूं तो ओमेगा मेरे पास यहां पर है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी जो वैल्यू होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, या 2 पाई जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो 2 पाई न्यू बीस के इक्वल होता है हमारे पास। तो ये ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। तो केवल दो ही ऐसे फंक्शन होते हैं, साइन और कॉस, इसलिए इसको हम साइन में कॉस में यूज करते हैं, कॉस भी यूज कर सकते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और साइन भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और करंट आता है, या मैं ये बोलूं कि इसी करंट को हम वो करंट कहते हैं जिसका नाम आता है ट्रांसिएंट करंट। ट्रांसिएंट करंट, जो करंट जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो जाने में बहुत कम टाइम लेता है उसको हम ट्रांसिएंट करंट कहते हैं। तो देखो ये जीरो है, मैक्सिमम गया, फिर जीरो, फिर मिनिमम, तो बहुत कम टाइम लेता है, इसको हम ट्रांसिएंट करंट भी कहते हैं। ओके, अब हम इसकी फाइंड आउट करेंगे मीन वैल्यू एंड मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे मीन वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। ये डेरिवेशन होता है, ठीक है, जो पूछा जाता है, मीन वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू भी हम इसको कहते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की हम मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू यहां पर बच्चों फाइंड आउट करेंगे। तो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू अगर मैं फर्स्ट यहां पर ले रहा हूं फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल, तो अगर मैं कंप्लीट साइकिल की बात करता हूं तो देखो ये पॉजिटिव हाफ ऊपर है, नेगेटिव हाफ नीचे है, तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए मीन वैल्यू अगर निकालूं तो प्लस का 1 एंड माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कट के क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कंप्लीट साइकिल के लिए अगर मैं ईएमएफ की बात करूं, ठीक है, या वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ की या वोल्टेज की बात की जाती है, तो
कंप्लीट साइकिल के लिए वो 0 होता है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, व्हाट इज द मीन वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो क्या होगा, कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू क्या जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए हम इसको कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं करते हैं, हाफ साइकिल के लिए इसकी एवरेज और मीन वैल्यू निकाली जाती है। तो हम यहां पर जो पढ़ रहे हैं इसका सेकंड पार्ट हम उसको कह सकते हैं, हम बच्चों पढ़ रहे हैं फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। हाफ साइकिल में देखो यहां से 0, उसके बाद यहां तक हाफ हुआ, ये t हो गया, ये हमारे पास 3t/2 और ये मेरे पास 2t हो गया। तो हाफ यानी केवल यहां तक की बात कर रहे हैं, वो ऊपर वाला हाफ भी हम निकाल सकते हैं, नीचे वाला हाफ भी निकाल सकते हैं। तो 0 से t/2 यानी मैं ऊपर वाले हाफ के लिए एवरेज यहां पर फाइंड आउट करने वाला हूं। तो देखो एवरेज अगर में निकाला जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जितना चार्ज हमारा स्टेडी करंट जितने टाइम में एक सर्किट में, सेम सर्किट में हाफ टाइम में फ्लो करता है, उतना ही टाइम हमारे पास जो एसी करंट है सेम चार्ज सेम टाइम में ट्रांसफर करता है। ठीक है, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करता हूं, आई एवरेज यहां पर निकालता हूं बच्चों, तो आई एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट अपॉन टोटल टाइम। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू सर्किट अपॉन टोटल टाइम। कितने टाइम में कितना चार्ज सर्किट में फ्लो हुआ उसको हम बोलेंगे बच्चों आई एवरेज करंट। तो देखो इसकी अगर मैं शुरुआत की बात करता हूं तो हमने पढ़ा है कि I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है बच्चों। ठीक है, ये स्मॉल चार्ज है तो डी क्यू निकाला जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई डी टी हो जाएगा, है ना। और टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो Q इज इक्वल टू आई डी टी, और जो टाइम की वैल्यू वो कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 0 से लेके t/2 तक चेंज हो रही है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से t/2, तो ये मेरे पास चार्ज आ जाएगा यहां से निकलकर टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, दिस इज, एंड टोटल टाइम 0 से t/2, एंड टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आपने देखा, इसको आप नोट कर सकते हैं, Q की वैल्यू जो ये आई, ये मैं यहां पर पुट कर लेता हूं। देखो आई एवरेज अगर मैं यहां से निकालता हूं बच्चों टोटल चार्ज, तो पहले मैं Q अपॉन टोटल टाइम लिख लेता हूं t/2। ठीक है, अब Q की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये आगे चला जाएगा तो इसको मैं t/2 लिख सकता हूं, और इंटीग्रेशन ऑफ आई dt, 0 से t/2 इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। ठीक है, तो आई एवरेज निकालने का फॉर्मूला हो गया, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि आई एवरेज की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी यहां से। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो आई, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो आई है इसको मैं लिख देता हूं 2/t, और 0 से t/2, आई की वैल्यू क्या थी बच्चों, I0 sin ओमेगा t, है ना, इनटू dt। ये जो था I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, से हम इसको AC को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2I0 डिवाइडेड बाय t, I0 को मैंने बाहर ले लिया, sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी, माइनस cos ओमेगा t होगा, sin ओमेगा t का cos ओमेगा t, और ओमेगा t का क्या होगा, ओमेगा, वो नीचे लिख देंगे 0 से t/2। आगे लिखते हैं I एवरेज इज इक्वल टू 2I0 डिवाइडेड बाय t इंटू ओमेगा, ओमेगा मैंने बाहर ले लिया, और जो माइनस का सिंबल है वो भी मैंने बाहर ले लिया। तो देखो रूल क्या कहता है, ऊपर वाली लिमिट t की जगह पर पुट करेंगे, एंड माइनस करके नीचे वाली लिमिट t की जगह पर पुट करेंगे। तो करते हैं, देखो cos, इस ओमेगा को भी मैं ओपन कर रहा हूं बच्चों, 2π/t इंटू स्मॉल t की वैल्यू ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे तो t/2, एंड माइनस करके cos, यहां पर t की वैल्यू 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं, -2I0 डिवाइडेड बाय t, इस ओमेगा की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूं
2 पाई बाई टी, तो देखो 2 से 2 कटेगा, t से t कटेगा, इसको चेक कर लेते हैं, t से t कटा, 2 से 2 कटा, cos पाई बचा, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, एंड माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस का 2, और ये माइनस माइनस इसको ये प्लस कर देगा, तो देखो आई एवरेज जो मुझे यहां से मिला बच्चों, आई मीन या एवरेज की बात करूं 2i0, और क्या बच रहा था पाई बच रहा था, तो ये मुझे मिला बच्चों 2i0 बाय पाई, ओके 2i0 बाय पाई, और 2 बाय पाई की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो ये 0.637 i0 के इक्वल आ जाता है। ये मेरे पास मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकल कर आ गई है अल्टरनेटिंग करंट के लिए, ठीक है। सिमिलरली मैंने करंट के लिए निकाला, अगर अल्टरनेटिंग करंट की जगह पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए निकाला जाए बच्चों, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए निकाला जाए तो क्या होगा, देखो यहां तक यही चलेगा, हमको पता है कि जो आई एवरेज है उसको हम ई एवरेज अपॉन रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, ठीक है, ई एवरेज अपॉन रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। ओम्स लॉ से I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, V इक्वल टू I R, तो उसको सॉल्व किया तो ई एवरेज अपॉन R आ जाएगा। सिमिलरली ये जो I नॉट है, ये वाला I नॉट, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि मुझे ई एवरेज निकालना है, तो ये हो गया ई एवरेज अपॉन R, ठीक है, ई एवरेज अपॉन R। यहां से जो I नॉट की वैल्यू है, ठीक है, इसको भी अगर मैं चेंज करना चाहूं तो इसको भी क्या लिख सकता हूं ई नॉट अपॉन R, ठीक है, I नॉट क्या हो जाएगा ई नॉट अपॉन R, तो यहां पर देखो ई एवरेज अपॉन R, R से R कट जाएगा, तो अभी जो भी बचेगा जहां पर भी मेरे पास I नॉट है वो क्या हो जाएगा ई नॉट हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, और जहां पर I एवरेज है वहां पर ई एवरेज हो जाएगा, और तो कोई चेंज नहीं करना हमें, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा, बिल्कुल सेम टू सेम, तो वही प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। यहां पर मैंने ई नॉट कर दिया, और यहां पर आई नॉट मैक्सिमम करंट, ये पहले वाला ही था, तो यहां से हम इसको लिख लेंगे बच्चों ई एवरेज, एंड ये भी मेरे पास हो जाएगा ई नॉट एंड ई नॉट, यानी सेम वैल्यू मेरे पास यहां से निकल कर आएगी, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो, चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, हाफ साइकिल की मैं बात कर रहा हूं, और कंप्लीट साइकिल के लिए वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। क्लियर नॉट? ओके, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि जो डीसी एमीटर है या डीसी वोल्टेज है, क्या उससे हम एसी करंट को मेजर कर सकते हैं, एसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो डीसी एमीटर है, डीसी वोल्ट मीटर है, वो एवरेज निकालते हैं और कंप्लीट साइकिल का निकालते हैं, हाफ का नहीं निकालते हैं। और कंप्लीट साइकिल के लिए करंट क्या हो जाता है जीरो, और वोल्टेज क्या हो जाती है जीरो, इसका मतलब वो जीरो ही शो करेंगे आइडेंटिटी करंट के लिए, वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बताएंगे। इसलिए हम डीसी एमीटर और डीसी वोल्टमीटर एसी सर्किट में एसी करंट को और एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ओके बच्चों,